नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो उत्तर प्रदेश में कल वोटों की गिनती होगी और इसके लिए सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम भी कर लिए गए। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा कि काउंटिंग सेंटर पर सख्त सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। प्रत्याशियों के लिए विजय जुलूस निकालने पर पाबंदी लगा दी गई है। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त सतर्कता बरतने को भी कहा गया है। तो तैयारी पूरी कर ली गई है और इसको लेकर तमाम इंतजाम भी किए गए। खासतौर पर काउंटिंग सेंटर पर सुरक्षा पुख्ता किए गए हैं। वहां पर किसी तरह से कोई जुलूस यानी कि विजय जुलूस नहीं निकाला जाएगा, इस पर भी पाबंदी लगा दी गई है और साथ ही साथ संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त सतर्कता बरतने को भी कहा गया है। 70,000 सिविल पुलिस के कर्मी तथा 245 कंपनी अर्धसैनिक बल तथा 69 कंपनी पीएसी का डिप्लॉयमेंट किया गया है। इस दौरान जो निर्वाचन आयोग के निर्देश हैं उससे सभी जनप्रतिनिधियों को अवगत कराते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये भी फील्ड फॉर्मेशंस को बताया गया है कि इस दौरान जो वीडियोग्राफी तथा फोटोग्राफी कराई जाए। इस दौरान कोई भी व्यक्ति जो कि शांति व्यवस्था या हुड़दंग करने की कोशिश करता है तो उसके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी तथा जो हमारे संवेदनशील जगह हैं, पॉकेट्स है, वहाँ पर लगातार लोग भ्रमणशील रहेंगे। हमने जो डिप्लॉयमेंट है वो ऑलरेडी इसके लिए कर दिया है। और काउंटिंग सेंटर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हम 5 तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं कि किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था वहां पर की गई है। राजधानी लखनऊ में स्ट्रांग रूम पर सीसीटीवी के जरिए नजर रखी जा रही है। वहीं शाहजहांपुर में काउंटिंग के लिए 426 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। स्ट्रांग रूम में रखे ईवीएम की सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ और पीएसी की पुलिस तैनात कर दी गई है। संभल में काउंटिंग स्थल पर 3 लेयर सिक्योरिटी की व्यवस्था की गई है। 2 कंपनी सीआईएसएफ और थानों की पुलिस तैनात रहेगी। अमरोहा में भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कासगंज में डीएम ने हर काउंटिंग सेंटर पर 7-7 टेबल पर मतगणना कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही चुनाव में जीते प्रत्याशियों के जुलूस निकालने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। और मंत्री मोहसिन रजा ने अखिलेश पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि ईवीएम पर सवाल उठाकर अखिलेश अपनी हार स्वीकार कर रहे हैं और प्रदेश में माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर प्रश्न उठाना, ईवीएम पर सवाल उठाकर वो अपनी हार को स्वीकार कर रहे हैं। लोकतंत्र में जो मैंडेट पब्लिक जनता देती है उसको हम सब स्वीकार करते हैं और अगर एग्जिट पोल आए हैं तो कल एग्जैक्ट पोल भी आएंगे, उसका इंतजार करना चाहिए था। इसका मतलब है कि उनको परिणाम पता है। मैंने बार बार आपसे कहा है कि बिना कोई लॉजिक के, अगर आपके पास कोई लॉजिक है तभी जनता आपको मैंडेट देगी। जब आपके पास कोई लॉजिक ही नहीं है तो आपको मैंडेट क्यों दे देगी जनता? ये आप बताइए ना। आप कह रहे हैं हम जीत रहे हैं, अरे क्यों जीत रहे हैं? आप 5 साल दिखाई नहीं दिए हैं सड़कों पर, आप जनता की समस्या सुनने नहीं आए। कोरोना काल में आप खुद क्वारंटीन होकर बैठे हुए थे, आइसोलेशन में चले गए थे। अब जैसे ही सारी व्यवस्थाएं ठीक हुई और चुनाव आया, आप निकल आए कुर्ते पैजामे झाड़ के और अपने सारे वही प्रवृत्ति को लेकर खड़े हो गए कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे और धमकी देना, ये सब चीजें जनता ने निकाल, इसको इसी बात को लेकर इनको 2017 में जनता ने नकारा। वहीं उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि जब भी विपक्ष चुनाव हारने लगता है तो ईवीएम पर सवाल खड़े करने लगता है। के लोग या विपक्षी दल जब जब चुनाव हारते हैं तो ईवीएम पर ही ठीकरा फोड़ते हैं, इस बात की जानकारी आप लोगों को भी है, पूरे देश के लोगों को है। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो भारत की संवैधानिक संस्थाएं हैं, आज भी दुनिया में उनका एक स्टैंडर्ड स्थापित है कि भारत में संविधान की जो परिभाषा है और उसकी जो संस्थाएं, उन पर आज तक प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं उठा। अपने देश में इमरजेंसी भी लगी, इमरजेंसी के बाद भारतीय संविधान फिर स्थापित हुआ और देश के लोगों ने देखा कि किस ढंग से भारत के लोग अपनी संवैधानिक संस्थाओं की मान्यता रखते हैं। लेकिन दुखद है कि भारत निर्वाचन आयोग पर, कभी सर्वोच्च न्यायालय पर, कभी पार्लियामेंट पर, कभी अन्य संवैधानिक संस्थाओं पर उंगली उठाना, मैं इसको उचित नहीं मानता।
और वाराणसी में ईवीएम मामले पर अब ईसी का जवाब आया है। उन्होंने कहा कि त्रिस्तरीय सुरक्षा में ईवीएम को रखा गया है। ये अफवाह फैलाने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह से ईवीएम को निकाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि ट्रेनिंग के लिए ले जाई जा रही थी मशीनें, जिसके बाद ये अफवाह फैली है, लेकिन वहां पर त्रिस्तरीय सुरक्षा है और किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। और देवरिया सदर से बीजेपी उम्मीदवार शलभ मणि त्रिपाठी ने दावा किया कि समाजवादी पार्टी चुनाव हार चुकी है, इसलिए उनके नेता भ्रम फैला रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि प्रचंड बहुमत से बीजेपी की सरकार बनेगी। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के सदर के उम्मीदवार शलभ मणि त्रिपाठी हैं, जो मीडिया सलाहकार रहे मुख्यमंत्री के। पहली प्रति एग्जिट पोल को लेकर क्या रहेगी आपकी? देखिए, मैं तो देख रहा था कि सारे ही चैनल एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की जीत दिखा रहे हैं और हम सबका विश्वास है, हम सब गांव-गांव में गए, ग्राउंड जीरो तक गए, लोगों तक गए और जो माहौल था, एक अंडर करंट दौड़ रहा था मोदी जी के पक्ष में, योगी जी के पक्ष में, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। एग्जिट पोल जो दिखा रहे हैं, हमारा मानना है कि बिल्कुल सही दिखा रहे हैं और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में दोबारा बनने जा रही है। जगह जगह देखा जा रहा है समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता है, मतगणना स्थल पर पूरा कैंप लगा दिए, इस पर आपकी क्या? नहीं, ठीक है, कैंप लगाएं। एक लोकतांत्रिक पार्टी होने के नाते सबका अधिकार है कि वो इस बात पर नज़र रखें कि काउंटिंग प्रोसेस कैसे हो रहा है, सबका अधिकार है। लेकिन जिस तरह समाजवादी पार्टी प्रयास कर रही है, समाजवादी पार्टी को पता है कि वो मैदान हार चुके हैं, चुनाव हार चुके हैं, पहले चरण से उनको पता है। क्योंकि ग्राउंड के जो वर्कर हैं समाजवादी पार्टी के, उनके अंदर एक भ्रम की स्थिति पैदा हो और प्रदेश को चुनाव के नतीजे आने के बाद कैसे अराजकता की स्थिति में झोंका जा सके, इसके लिए समाजवादी पार्टी इस टाइम पुरजोर तरीके से जुट गई है। उनके जो नेता हैं वो चिट्ठियाँ लिख रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि बड़ी संख्या में पहुंचिए। ये क्या दिखाता है? आपकी हताशा है, निराशा है। आप क्या चाहते हैं कि जो लोकतंत्र में जो जनादेश आया, जनता के जनादेश का अपमान करना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि हिंसा कर सकें चुनाव के बाद? ये स्वीकार्य नहीं है। मुझे लगता है एजेंसियाँ इस पर काम कर रही हैं, चुनाव आयोग इस पर काम कर रहा है और प्रदेश में किसी को भी हिंसा करने का अधिकार नहीं है, न इसको करने दिया जाएगा। कल वाराणसी में बहुत कुछ हुआ ईवीएम को लेकर, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का मैं बयान देख रहा था, जो निर्वाचन अधिकारी भी हैं, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कहीं कुछ गड़बड़ नहीं है। और आज के दौर में आपको लगता है, आप सब हैं चतुर्थ स्तंभ के तौर पर, मीडिया के लोग हैं, जनता बहुत जागरूक है, ये संभव नहीं है। जो लोग मैदान हार रहे हैं, जो चुनाव हार चुके हैं, उनकी पहले चरण से प्रयास है कि वो अराजकता कर सकें। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों की लिस्ट देखिएगा तो आधे प्रत्याशी उनके जेल में हैं, आधे बेल पर। ऐसे लोगों को टिकट क्यों दिया? क्योंकि उनको पता था कि ऐसे लोगों के जरिए उत्तर प्रदेश को हिंसा की आग में झोंक पाएंगे। और हम सब तो पहले दिन से कह रहे हैं कि चुनाव 80 बनाम 20 का है। 80 में अच्छे लोग जो प्रदेश को खुशहाल देखना चाहते हैं, 20 में वो लोग जो प्रदेश को अराजकता और गुंडा राज में झोंकना चाहते थे। चुनाव 80-20 का हुआ है, 80 जीत चुका है, जनता जीत चुकी है। समाजवादी पार्टी अगर ऐसा कर रही है और हिंसा करने का प्रयास करेगी, जनता जवाब देगी। और उधर अखिलेश यादव के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया और कहा कि समाजवादी पार्टी में हार की खिसियाहट दिखाई दे रही है, इसलिए नतीजे आने से पहले ही वो ईवीएम पर हार का ठीकरा फोड़ रही है। चुनाव में हार की संभावना स्पष्ट तौर से देख करके इस प्रकार की बयानबाजी उनकी हताशा का परिचायक है। और मुख्यमंत्री कार्यालय और किसी अधिकारी का नाम लेना, इससे ये साबित हो गया है कि जो एग्जिट पोल आए हुए हैं वह निश्चित तौर से सच हैं लगभग, और उस सच्चाई के कारण से या उस सभी लगभग एजेंसियों के एक जैसे एग्जिट पोल आने के कारण से कल से सपा खेमे में पूरी तरह से बौखलाहट है, हार की खिसियाहट है। और मैं अखिलेश जी से इतना ही कहूँगा कि आप मतगणना की प्रतीक्षा करिए। चुनाव आयोग तो किसी को लगता है कि कहीं अपने जहाँ स्ट्रांग रूम है वहाँ रखवाली करना है, तो चुनाव आयोग तो इसकी अनुमति देता है। कोई भी प्रत्याशी अपने किसी प्रतिनिधि को वहाँ स्ट्रांग रूम में ईवीएम मशीन की रखवाली के लिए रख सकता है। चुनाव के आखिरी दौर में मैंने कहा था कि ये जो अखिलेश जी नई हवा है, नई सपा की बात करते हैं, आप 10 मार्च का इंतजार कीजिए। ये वही हवा है, वही सपा है। जनता जिनसे खफा है, मन बना लिया करना इनको दफा है। और 10 मार्च को अखिलेश यादव जी कहेंगे ईवीएम बहुत बेवफा है। और 10 मार्च का भी अखिलेश जी ने इंतजार नहीं किया, 8 को ही कहना शुरू कर दिया ईवीएम बेवफा है। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, ये इनके फ्रस्ट्रेशन का परिणाम है। इनको लग रहा है कि अब ये दोबारा सत्ता में कभी भी नहीं आएंगे। उसके कारण वो कहते हैं ना कि पेचबंदी एक शब्द होता है,
तो पेचबंदी कर रहे हैं कि आगे बताने के लिए कि हम इसलिए हार गए, इसलिए हार गए, इसलिए हार गए। तो आज की इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस वो फ्रस्ट्रेशन से भरी हुई थी, निराशा से भरी हुई थी, इस विश्वास के साथ नहीं थी जिस प्रकार से ये बातचीत करते थे। इनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी की दोबारा सरकार आ रही है। और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी को दिया धन्यवाद। बांग्लादेशियों की मदद के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया है। भारत ने 9 बांग्लादेशियों को सकुशल निकाला। ऑपरेशन गंगा के तहत भारत ने इन छात्रों की मदद की। नेपाल, ट्यूनेशिया के छात्रों को भी बाहर निकाला। यूक्रेन में फंसे थे सभी छात्र जिन्हें भारत ने निकाला है। अपने छात्रों को निकालने के साथ उन्होंने, जिस तरह से भारत ने हमेशा कहा कि वो जो नेबरिंग कंट्री है, उनके बच्चे जो वहां पर फंसे उनको निकालने का भी काम करेंगे। और अब जो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रिया अदा किया है। और यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वहां से सकुशल बाहर निकालने का काम चल रहा है। इस दौरान भारतीय अधिकारियों ने पाकिस्तान की एक महिला को भी कीव से सकुशल बाहर निकाला। पाकिस्तानी महिला ने इस मदद के लिए प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय दूतावास को धन्यवाद भी दिया। My name is Asma Shafiq and I'm from Pakistan, and I'm very thankful to the embassy of Indian embassy of Kyiv for supporting us all the way here, as we were stuck in very difficult situations, and also thanking the Prime Minister of India, and thank you so much for supporting us, and hope we get home safely because of the Indian embassy. तो सीएम योगी ने गोरखपुर में यूक्रेन से लौटे 15 छात्रों से मुलाकात की। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि केंद्र सरकार ने अहम कदम उठाया है। यूक्रेन में फंसे लोगों की मदद के लिए यह कदम उठाया गया है और सरकार नागरिकों को सुरक्षित ला रही है। तो सीएम योगी से आज छात्रों ने गोरखपुर में मुलाकात की और इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि केंद्र सरकार ने अहम कदम यूक्रेन में फंसे लोगों की मदद के लिए उठाया है और सरकार नागरिकों को सुरक्षित ला भी रही है। कोई सरकार वहां का संज्ञान नहीं ली है, किसी ने भी नहीं लिया। बेचारे अपने तरीके से जो निकल जा रहा है, बाकी सब भगवान भरोसे है। लेकिन यहां पे जैसे ही रूस ने यूक्रेन पे हमला किया, युद्ध शुरू हुआ, तो इसके साथ ही अपने नागरिकों को सुरक्षित वापस भारत लेके आना है। यह एक बैठक प्रधानमंत्री मोदी जी ने की और उसके बाद फिर कार्रवाई शुरू हुई। भारत सरकार ने भी और राज्य सरकार ने भी अपने यहां नोडल अधिकारियों की तैनाती करके सभी लोगों से जानकारी भी जुटाई कि कौन लोग कहां पर हैं, क्या है, अभिभावकों के साथ संपर्क करना, संवाद बनाना। फिर हमारी जो भारतीय एम्बेसी है उसके द्वारा भी कार्रवाई वहां पर प्रारंभ की गई। अलग अलग देशों से जुड़े हुए मामले होने के नाते समस्याएं खड़ी होती हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण हर एक देश के साथ संबंध ठीक होने के कारण, रोमानिया है, हंगरी है, पोलैंड है, तो कहीं भी कोई समस्या नहीं खड़ी हो पाई। जो सुविधा रोमानिया बॉर्डर पर या पोलैंड बॉर्डर पर या हंगरी बॉर्डर पर भारत के नागरिकों को मिल पा रही थी, अन्य देशों के नागरिकों को वह सुविधा नहीं मिल पा रही थी। कारण था कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वयं इसमें रुचि ली और फिर भारत वापस लाने के लिए 4 केंद्रीय मंत्री वहां भेजे गए। जनरल वीके सिंह जी वहां पर हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया वहां पर हैं, किरण रिजिजू वहां पर हैं और अन्य मंत्रीगण वहां पे मौजूद रह करके लोगों को सुरक्षित वापस लाने की तैयारी कर रहे हैं। तीसरा जो सबसे बड़ी बात यह है कि सभी छात्रों को वापस लाने के साथ ही ये भी व्यवस्था दी गई है। हमने जैसे उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से किया कि भाई हमारे अधिकारियों का एक और माहौल होली का हो तो रंगों के बिना अधूरा सा लगता है और नैनीताल की महिलाएं किचन के सामान से हर्बल कलर्स तैयार कर रही हैं। धीरे धीरे
धीरे अब पूरे देश में होली का रंग चढ़ने लगा है और देश भर के लोगों को रंगने के लिए नैनीताल की ये महिलाएं किचन के सामान से अबीर गुलाल तैयार कर रही हैं। अरारोट और मक्के के आटे से तैयार इस रंग में जहां गेंदा, गुलाब, गुलहड़ की महक है, तो चुकंदर, पालक की प्यूरी और सब्जियों से इसको रंगीन किया गया है। 8 तरह के तैयार इन कलर्स को 4 से 5 दिनों में तैयार किया जाता है, जिसकी बाजार में भी काफी डिमांड है। इसमें किसी तरह का केमिकल नहीं यूज़ हुआ है। ये सब किचन से बने हुए रंग हैं और ये हम लोग बनाते हैं, हम लोग अपने ग्रुप की लेडीज़ से बनवाते हैं ताकि उनको फ़ायदा हो और उनके थ्रू और लोगों को इकट्ठा करके इसकी पैकिंग करवाते हैं। दरअसल इन महिलाओं को शौक के तौर पर रंग तैयार करने का ख्याल आया तो इन्होंने घर पर ही हर्बल रंग बनाने की ठानी। महिलाओं को इस काम में अपने साथ जोड़ा तो देहरादून, बरेली समेत अन्य महानगरों की बाजारों से भी इसकी डिमांड आने लगी। खेल खेल में तैयार हुए इन रंगों के रंग में नैनीताल की महिलाएं भी इस कदर रंगी कि उनको भी रोजगार घर बैठे ही मिलने लगा। रंग बनाते भी हैं और सुखा सुखू के तैयार भी करते हैं, पूरा रोजगार मिलता है। हर औरत को अलग अलग काम मिल रहा है यहाँ और अपना घर गृहस्थी चला रहे हैं। बहरहाल बाजार में केमिकल कलर की भरमार है जो स्किन को भी खराब कर सकता है, लेकिन इन हर्बल रंगों को आपके स्वास्थ्य के अनुरूप तैयार किया गया है, जिससे न केवल होली रंगीन होगी बल्कि आप सुरक्षित भी रहेंगे। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। और इस वक्त इटावा से एक बड़ी खबर आ रही है। यहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। इटावा से एक खबर हम आपको बता रहे हैं जहां पर जबरदस्त खबर, यहां से सड़क हादसा, 5 लोगों की मौत हुई है। भीषण सड़क हादसा हुआ है। मैनपुरी सड़क मार्ग पर यह हादसा बताया जा रहा है। कई लोगों के घायल होने की इसमें खबर मिल रही है। तो इटावा से खबर है जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। सड़क हादसे में कई लोगों के घायल होने की खबर है। 5 लोगों की मौत हुई है। तस्वीरें भी अब वहां से निकलकर सामने आ रही है और हम इसे ब्लर करके इसलिए दिखा रहे हैं कि ये तस्वीरें हम दिखा नहीं सकते आपको। कई लोगों की मौत की खबर है, कई लोग इसमें घायल हुए हैं। तो इटावा में भीषण सड़क हादसा हुआ है, 5 लोगों की मौत हुई है। मैनपुरी सड़क मार्ग पर यह हादसा बताया जा रहा है। कई लोग घायल हुए हैं। कहां से आ रहे थे, कहां जा रहे थे, अब तक इस बात का पता नहीं चल पाया है, लेकिन ये बड़ा हादसा। और रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।